तो चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन गहरी उलझन की बात करते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें शायद हम में से कई लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। हमारे पास विचार बहुत हैं, आइडियाज़ हैं, गहरी सोच है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। ये चर्चा इसी बारे में है। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग तो आइडियाज से भरा पड़ा है, लेकिन असल जिंदगी में उसका कोई असर नहीं दिख रहा। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है ना। और मजे की बात यह है कि इतिहास के कई महान दार्शनिक भी अपनी निजी जिंदगी में इसी कश्मकश से गुजर रहे थे। नीचे को ही देख लीजिए, जिसने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट दिया, वो खुद असल जिंदगी में काफी अकेले और बीमार रहते थे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है या हमारे कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये असल में एक न्यूरोलॉजिकल जाल है। मतलब ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही कहीं फंसा हुआ है। ये हमारे अंदर ही दो अलग अलग सिस्टम के बीच का एक टकराव है। चलिए अब इसे थोड़ा और समझते हैं। असल में हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, सोचने वाला और करने वाला, और इन दोनों के बीच एक कुदरती दूरी है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे एक ही शरीर में दो दिमाग हैं जिनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। एक है विचारक और दूसरा है कर्ता। अब देखिए, ये स्लाइड इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है हमारा विचारक। ये दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से चलता है, जो प्लानिंग और सोचने का काम करता है। इसका ईंधन है बड़े बड़े आइडियाज। ये एक आर्किटेक्ट की तरह है, बहुत धीरे काम करता है और तब तक शुरू नहीं करता जब तक उसे 100% यकीन न हो जाए। और दूसरी तरफ है कर्ता। ये बेसल गैंग्लिया से चलता है, जो हमारी आदतों और हरकतों को कंट्रोल करता है। ये एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह है, बहुत तेज, और इसका मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस है। दोनों की दुनिया ही अलग है। और यही बात इन दोनों के माइंडसेट के फर्क को जाहिर करती है। एक कर्ता को बस इतना चाहिए कि वो ज्यादातर बार सही हो, लेकिन एक विचारक, उसे तो काम शुरू करने से पहले ही 100% सही होना है। और बस यही एक फर्क बता देता है कि क्यों एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा सोच में ही अटका रह जाता है। लेकिन ज्यादा सोचने का एक स्याह पक्ष भी है, एक डार्क साइड। चलिए देखते हैं कि कैसे ये गहरी सोच और फिलॉसफी एक पेन किलर की तरह काम कर सकती है। हमें कुछ न करने का एक आरामदायक बहाना दे सकती है। स्रोत इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम देता है, बौद्धिक एनेस्थीसिया। इसका मतलब है कि हम मुश्किल आइडियाज और फिलॉसफी का इस्तेमाल उस डर और बेचैनी को सुन करने के लिए करते हैं जो असल दुनिया में एक्शन लेने से पैदा होती है। हमारा दिमाग इन बड़े बड़े विचारों को एक पेन किलर की तरह इस्तेमाल करता है ताकि असलियत की चुभन महसूस ना हो। ये लाइन तो जैसे पूरी कहानी कह देती है। अगर आप अपनी जिंदगी ठीक नहीं कर सकते तो आप ये समझा सकते हैं कि जिंदगी ही ऐसी चीज है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये कितना आसान है ना। इससे सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर से हटकर जिंदगी की किसी बड़ी न सुलझने वाली समस्या पर चली जाती है। इसे ऐसे समझिए, फर्क बस इतना है कि या तो आप कमरे में फैली गंदगी को साफ कर लें या फिर आप ये ऐलान कर दें कि अरे गंदगी ही तो जिंदगी है। जाहिर है दूसरा रास्ता ज्यादा आसान है। ये कहना कि सब मोह माया है या जीवन तो दुखों का सागर है, मेहनत करने से कहीं ज्यादा आसान लगता है। तो सोचना इतना आरामदायक क्यों लगता है? क्योंकि विचार एक पंचिंग बैग की तरह हैं। आप उन पर जितने चाहें मुक्के मारें, वो पलटकर कभी नहीं मारते। हमारे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान हो सकता है और वो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन असल दुनिया तो पलटकर जवाब देती है, और वो जवाब कभी-कभी दर्दनाक भी हो सकता है। विचारों में वो रिस्क होता ही नहीं। ठीक है, तो हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया है। अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत हमें एक बहुत ही साफ सुथरा एक्शन फ्रेमवर्क देता है, एक ऐसा पुल जो हमें विचारों की दुनिया से निकालकर असलियत की दुनिया तक पहुंचा सकता है। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, डेटा इकट्ठा करें, और ये डेटा असली दुनिया का होना चाहिए, किताबों या थ्योरी का नहीं। दूसरा, एक रास्ता खोजें। अब आप उस डेटा को समझने के लिए अपनी सोच और मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करें और एक साफ रास्ता चुनें। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उस रास्ते पर बिना रुके चल पड़ें। एक बार रास्ता चुन लिया तो बस 100% उसी पर चलना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना और न ही पहले 2 स्टेप्स पर वापस जाना है। अब ये समझने के लिए कि वो आखिरी स्टेप इतना जरूरी क्यों है, हमें थोड़ा सा न्यूरोसाइंस को समझना होगा। ये सब कुछ डोपामिन लूप को बंद करने के बारे में है। मतलब हमारे दिमाग को ये एहसास दिलाना कि काम वाकई पूरा हो चुका है। यही असल उपलब्धि की करेंसी है।
ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक होता है सस्ता डोपामीन, जो हमें सिर्फ सोचने, प्लान बनाने से मिलता है। ये हमें प्रोग्रेस जैसा महसूस कराता है, एक दिमागी संतुष्टि देता है, लेकिन ये असली नहीं है। और फिर आता है महंगा डोपामीन। ये सिर्फ और सिर्फ काम पूरा करने और मेहनत करने से मिलता है। ये हमें असली उपलब्धि का एहसास देता है, और सबसे जरूरी बात, ये उस न्यूरोलॉजिकल लूप को बंद कर देता है। और यहाँ उस लूप को बंद न करने का नतीजा है। जब हम बार बार कहते हैं कि हम कुछ करेंगे लेकिन करते नहीं, तो हमारा दिमाग सचमुच हम पर भरोसा करना बंद कर देता है। वो लूप खुला रह जाता है। इससे भविष्य में कोई भी एक्शन लेना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं पता होता है कि हम अपनी बात पर कायम नहीं रहेंगे। तो अब करना क्या है? ये रहा एक सीधा साधा एक्शन लेने लायक नियम। किसी भी समस्या के बारे में तब तक कोई थ्योरी मत बनाइए जब तक कि आपने उस दिन उस दिशा में कम से कम एक छोटा सा कदम न उठा लिया हो। कोई किताब तब तक पढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी जब तक उसके पहले चैप्टर को असल जिंदगी में लागू न कर दिया जाए। ये तरीका आपके दिमाग को मजबूर करता है कि वो विचारों को मेहनत से जोड़े, उन दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाए। और ये हमें आखिरी और सबसे जरूरी बात पर लाता है। असल उपलब्धि किसी एक महान आइडिया में नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आइडिया कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि आप उस पूरे लूप को डेटा, रास्ता, एक्शन और इनाम कितनी बार दोहरा सकते हैं। सफलता प्रेरणा के किसी एक पल का नाम नहीं है। ये तेजी से काम को पूरा करने और उसे बार बार दोहराने की एक प्रक्रिया है। तो सवाल बस इतना है, हम कितने लूप पूरे कर सकते हैं?